मुसलमान को सबक सिखाने वाली पार्टी जीतेगी, तो अब मुसलमान के पास एक ही ऑप्शन है, कम से कम एक इलेक्शन से हट जाओ। अगर इलेक्शन से हट जाओगे तो रोजी रोटी पे इलेक्शन होगा, जो मुसलमान पे सितम ढाएगा वो हुकूमत बनाएगा। यही ममता बनर्जी हर्डल बनी हुई थी इंडिया ब्लॉक के लिए, और ये देख रही थी कि नहीं, मैं तो चीफ मिनिस्टर भी बनूंगी, हो सकता है मैं प्राइम मिनिस्टर भी बनाई जाऊं। हर पार्टी अपनी पार्टी के लिए लड़ता। उसको ये समझना चाहिए था कि ये मुल्क खतरे में है, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ममता बनर्जी इस मामले में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी, तो कम से कम 10% वोट बैंक बढ़ जाता, और ये हाल नहीं हो। लेकिन कांग्रेस ने लड़ना ही भूल गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरे भाई सड़क पे आओ, जीतने के लिए जन आंदोलन लाना पड़ेगा। अब इलेक्शन के जरिए आप नहीं जीत सकते। देखिए, बंगाल का जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन बीजेपी ने अकेले नहीं लड़ा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के लड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने वो सारे काम किए जो बीजेपी चाहती थी। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने सर्वे SIR के जरिए हर उस सीट पर जिसमें पिछली बार ममता बनर्जी जितने मार्जिन से जीती थी, उतने वोट उन्होंने उनसे काट लिए। 27 लाख वोट, वो वोट जो हकदार थे, जिनके पास आधार कार्ड था, जिनके पास पासपोर्ट था, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उनको वोट देने का हक छीन लिया उनसे। किसी जमहूरी मुल्क में इससे बड़ा सितम क्या होगा कि अपने हक को कोई इस्तेमाल न कर सके, अपने लीडर को कोई मुंतखब न कर सके। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है, आज के हिंदुस्तान में, और ऐसा हुआ है। इसके अलावा 9 लाख वोट बढ़ाए गए। फिर हर सतह पर पोलिंग वाले दिन सेंट्रल फोर्सेस के लोग लगाए गए। उसके बावजूद ममता बनर्जी को 80 के करीब सीटें मिली हैं। हमारा ये असेसमेंट था कि ये तकरीबन गिरे पड़े भी 200 सीटें लाएंगी, लेकिन ऐसा इलेक्शन इसका तस्वुर नहीं था। और इसलिए नहीं था कि कुछ तो शर्म होगी, कुछ तो जमहूरियत का ख्याल होगा, लेकिन खुली छूट इसलिए मिल गई कि ये सब सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं पड़ता और दिखाई नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग देता है कि 27 लाख वोट जो कट गए हैं, अगले इलेक्शन में अगर जिंदा रह गए तो डाल लेना। अब ये ऐसे मजे का खेज, आप क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि हैरत ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को ये भी संज्ञान लेना चाहिए था कि जितने वोट काटे गए, मार्जिन उससे कम है। ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 58,000 वोट काटे गए, 15,000 से वो हरा दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? लेकिन हो यह रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, और मुझे लगता है लेंगे भी नहीं। अब बहस सिर्फ इस बात पर होगी कि ममता बनर्जी अकेले लड़ी, उनके साथ नहीं लड़ी, ये कमजोरी, इनकम्बेंसी फला। इनकम्बेंसी सिर्फ अपोजिशन की पार्टियों को ही होती है। गुजरात में इनकम्बेंसी नहीं है, और जो इनकी ऑल स्टेट है, यूपी में नहीं है, आसाम में नहीं है, कहीं पर भी इनकी इनकम्बेंसी नहीं है। और वहाँ कह दिया इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी भी होती, हम ये मान सकते थे कि ममता बनर्जी जो है वो 150 सीटें या 125 सीटों पे आके रुक जाएंगी। लेकिन ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी समझ से हमको इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनकी सारी चीज़ें जो प्लान करी थी, उस प्लान के एतबार से उन्होंने जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का जनाजा तैयार करके मोदी साहब के हवाले कर दिया है। अब हिंदुस्तान में कोई भी इलेक्शन हो, एतबार अब किसी को भी नहीं रहेगा, और कहीं पर भी अब फेयर ऑफ इलेक्शन नहीं होगा। बहस सिर्फ इस बात पे होनी चाहिए थी, जो हम सोच रहे थे कि अपोजिशन हो, आम जनता हो, वो इस बात पे बहस करे कि ये इलेक्शन फेयर हुआ या अनफेयर हुआ। इस पे बात नहीं हो रही है। टेलीविजन पे बहस इस बात पे हो रही है कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। और दूसरे ये कि खुलेआम हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन का, मेरे ऐसे लोगों को तो इलेक्शंस के कोई मानी समझ, और न मैं पर मुझे कोई एतबार है, और एक बड़ी तादाद है जिसको ये एतबार हट जाएगा। और जब हम इलेक्शन पे और सुप्रीम कोर्ट पर अपना एतबार खो देंगे तो जमहूरियत का जनाजा बड़े शान से निकलेगा। देखिए, जब ममता बनर्जी ने हारने के बाद अब ये ख्याल आया कि मिलकर लड़ना चाहिए, और यही हिंड्रेंस है इंडिया ब्लॉक का। हर पार्टी अपनी पार्टी के लिए लड़ता। उसको ये समझना चाहिए था कि ये मुल्क खतरे में है,
इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, इस मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो खतरे में हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये पार्टियां अपने वजूद के लिए लड़ती हैं, मुल्क की इनको परवाह नहीं है। यही ममता बनर्जी एक हर्डल बनी हुई थी इंडिया ब्लॉक के लिए, और ये देख रही थी कि नहीं, मैं तो चीफ मिनिस्टर भी बनूंगी, हो सकता है मैं प्राइम मिनिस्टर भी बनाई जाऊं। नीतीश कुमार आए थे शुरुआत से कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो इंडिया ब्लॉक बना लूंगा, और जब उन्होंने देखा कि उनका नाम वहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं आएगा तो जाके मोदी जी की चप्पल उठा ली उन्होंने, वहाँ चले गए। अब रहा जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल, ममता बनर्जी इस मामले में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी। कांग्रेस से अब वो बात कर रही है, अगर ये इलेक्शन से पहले तकरीबन 300 के करीब सीटें हैं, 295 96, 25 सीटें भी अगर ये ऑफर कर देती लेफ्ट को और कांग्रेस को, तो कम से कम 10% वोट बैंक बढ़ जाता, और ये हाल नहीं होता। बीजेपी तो जीतने नहीं देती, वो तो फैसला था, अगर नहीं होता तो वो मशीन ही तोड़ देते। उनको तो वहाँ बिठाना था शाह को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गम था कि उनके बानी हैं बीजेपी के, जनसंघ के, उनके स्टेट में अब तक कदम नहीं रख पाए वो। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, फिर ममता बनर्जी ने आने नहीं दिया, तो वो तो उन्हें लेना था। कैसे लेते, और धांधलेबाजी और दादागिरी करते, लेकिन ये हशर नहीं होता। अब रीजनल पार्टीज, मेरे अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म में रीजनल पार्टीज का अब इस मुल्क में बहुत ज़्यादा असर होने वाला है नहीं। एक स्टेज वापस आएगी जो सिर्फ 2 या 3 नेशनल पार्टियां ही रहेंगी। अब जिम्मेदारी बनती है अपोजिशन मेन पार्टी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने लड़ना ही भूल गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरे भाई सड़क पे आओ, जब तक सड़क पे नहीं आओगे, जन आंदोलन नहीं करोगे, इलेक्शन से पावर नहीं पाओगे। इलेक्शन का फैसला हो चुका है, इलेक्शन में एक ऐसा आदमी बिठाना गया है और एक प्रोविज़न क्रिएट कर दिया गया है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं हो सकता, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया है। तो जाहिर है कि फिर आप उससे क्या तवक्को करेंगे, जिसको आप इलेक्शन कमीशन कहते हैं, हकीकत में तो मोदी कमीशन है, क्योंकि जो नेचुरल अंपायर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको तो आपने निकाल दिया। अब एक मोदी साहब है, एक शाह साहब है, जिसको चाहे नॉमिनेट कर दें, और नॉमिनेट भी करते हैं उस आदमी को जिसको ये अख्तियार दे दिया है कि जो चाहो करो, तुम्हारे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो ये तवक्कात के बाद मैं नहीं समझता कि अब कोई बीजेपी को इलेक्शन में हरा पाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर सच में सड़कों पे आना सीख जाए, जैसे बीजेपी सड़क पे आके जीती है, उसका वजूद कैसे आया? आपको याद है कि गैस के दाम बढ़ गए, सिलेंडर लेके सड़कों पर घूमने लगे। आज क्या चीज़ सस्ती है, हर चीज़ की हालत ख़राब है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सड़क पे आने को तैयार नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज से कई साल पहले, 2 साल पहले, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के सारे बेईमानियाँ सामने कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात ख़त्म हो गई। अरे भाई तुम सड़क पर क्यों नहीं आए? तुम्हें ले जाना चाहिए था गाँव देहातों में कि देखो ये किया है इन्होंने, तो लोगों की समझ में आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला ये होता है कि एक क्लास जो ड्राइंग रूम में बैठ के कमेंट करता है, वो हो गए कमेंट, बात ख़त्म हो गई, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, हो गया। लेकिन जीतने के लिए जन आंदोलन लाना पड़ेगा, और इस माहौल को निपटने के लिए अब इलेक्शन के जरिए आप नहीं जीत सकते। देखिए, मैंने अभी किसी और से भी कहा और आपसे भी कह रहा हूँ, मुसलमानों ने हर पॉलिटिकल पार्टी की जूती उठाई और बड़े खुलूस के साथ, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को कभी वो हैसियत नहीं दी कि वो अपने को कह सके कि हम हिस्सेदार हैं, ताबेदार के अलावा कोई हैसियत उनकी नहीं दी। और अब जबकि इलेक्शन हो रहा है, मुसलमान को सबक सिखाने वाली पार्टी जीतेगी, जो मुसलमान पे सितम ढाएगा वो हुकूमत बनाएगा। तो अब मुसलमान के पास एक ही ऑप्शन है, कम से कम एक इलेक्शन से हट जाओ। अगर इलेक्शन से हट जाओगे तो रोजी रोटी पे इलेक्शन होगा। मोदी और शाह और योगी किस बात पे वोट मांगेंगे? कौन सा कारनामा उन्होंने कर दिया है सिवाय इस मुल्क को बर्बाद करने के? कौन सा प्रोजेक्ट ला दिया है? कहाँ गरानी ख़त्म कर दी है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दिया है, कहाँ इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं? उसका जवाब देना पड़ेगा।